हमने अपनी पिछली वीडियो में 1947 की आज़ादी को गदर के नाम से पुकारा था। आज हम जानेंगे आखिर इसको गदर क्यों कहते हैं, इसमें कौन से मजालिम ऐसे हुए जिन्होंने इंसानी तारीख में खून के दाग रच दिए। इसके साथ आज हम जानेंगे कि आखिर ये मजालिम हुए क्यों, वजह क्या थी, सिर्फ वजह मजहब थी या इसके अलावा भी कोई वजह थी। मजीद हम ये देखेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान पहुँचने के बाद जायदादों की तकसीम कैसे हुई, उसमें कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहते हैं कि आज़ादी के वक्त ऑलमोस्ट 2 लाख लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हुए। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया मल्टीपल जंगें भी लड़ चुके हैं, उसमें भी बहुत से लोग मारे गए और अब एक दूसरे की दुश्मनी में हम अरबों डॉलर का डिफेंस बजट रखते हैं। तो क्या अगर इंडिया पाकिस्तान तकसीम ना होते और एक मुल्क रहते, आपको क्या लगता है इतना जानी और माली नुकसान कभी होता? दोस्तों 1947 में जो गदर हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। उसके लिए रास्ता और सिमत अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए तय कर दिया था। जब अंग्रेज का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि वो सिख, हिंदूज और मुसलमानों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदूज के सामने मुस्लिम मुगल हुक्मरानों को जालिम बनाकर पेश किया कि कैसे इन इस्लामी हुक्मरानों ने उन पर हुक्मरानी की। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को रिप्लेस करके हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया। 1909, 1919 और 1935 में मजहब की बेस पर इंतखाबात करवाए, जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को और हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स को वोट कर सकते थे। अब हिंदुस्तानियों की शनाख्त हिंदुस्तानी से तब्दील होकर मुसलमान या हिंदू हो गई। अब क्योंकि दोनों सियासी हरीफ बन गए थे, ब्रिटिश पावर्स ने इसका फायदा ऐसे उठाया कि हर लड़ाई झगड़े को हवा दी और अगर कहीं कोई बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होता उस पे देर से रिएक्ट करते। मिसाल के तौर पे 16 से 19 अगस्त 1946 को बंगाल में बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। सिर्फ इन दिनों में 4000 लोग मारे गए और ब्रिटिश हुकूमत ने पहले पूरे दिन कोई रिएक्शन शो नहीं किया। जब हालात काबू से बाहर हो गए फिर उन्होंने आर्मी तैनात की, लेकिन तब तक पानी सर से गुजर गया था। अब इतने बड़े फसाद के बाद ये आग यहाँ तक ना रुक सकी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गई। अब हिंदू मुस्लिम्स का एक साथ रहना मुश्किल हो गया था और मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा और तेज कर दिया था। मार्च 1947 से ब्रिटिश अथॉरिटी का कंट्रोल पंजाब और अमृतसर में कम होने लगा और फसादात बढ़ने लगे। इसके अंदर पुलिस, सियासतदान, मजहबी इंतहा पसंद लोग शामिल हुए। इसके साथ वो लोग भी शामिल हो गए जिनकी मुखालिफ मजहब वालों से कोई जाती दुश्मनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सियासतदान तो समझ में आता है कि वो लोगों के जज्बात उभार के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पुलिस कैसे इन्वॉल्व थी? तो इलियास चट्टा साहब की रिसर्च आर्टिकल थाना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पुलिस रिपोर्ट्स दर्ज हुई थी उनमें ज्यादातर रिपोर्ट करने वाले शख्स खुद पुलिस के लोग होते थे। अपनी मुखालिफ पार्टी के अगेंस्ट वो किसी आम सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट करवाते और जो उनके अपने लोग थे उनके अगेंस्ट कोई अगर बहुत एक्सट्रीम कंप्लेंट भी होती उसको बड़ा लाइट सा करके पेश करते थे। मिसाल के तौर पे अगर मुखालिफ पार्टी पर हमला हो गया, उनकी बहुत सारी लूट मार हो गई, जानी नुकसान हो गया, तो वो ऐसे सब वाकयात में मुजरिम नामालूम हमलावर लिखते थे। इससे जो मुजरिम थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सकती। ऐसे में खुद पुलिस वाले भी महफूज ना थे। अब अगर पुलिस वाला मुसलमान होता तो उसे हिंदू मार देते और हिंदू होता तो मुसलमान मार देते। पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद गैर मुस्लिम मुसलमानों से ज्यादा अमीर थे। वो बिजनेस और ज़राअत में बहुत आगे थे। मिसाल के तौर पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर माइनॉरिटी होने के बावजूद सिखों और हिंदुओं के पास 67% लैंड थी और वो मुसलमानों से दुगना टैक्स अदा करते थे। लेकिन 1947 के गदर में जो मुसलमान यहाँ के मकामी थे उन्होंने इनके जाने के बाद कानूनी लूप होल्स के जरिए हिंदू और सिख्स की प्रॉपर्टीज को हथियाना शुरू कर दिया। उस वक्त प्रॉपर्टी की एलोकेशन गवाह की बुनियाद पर की जाती थी। 2 गवाह ले आओ और प्रॉपर्टी आपकी। लोकल्स ने ऐसे भी किया कि 3-3 लोग जाते और एक दूसरे के गवाह बन के प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा आते और जिन लोगों ने ऐसे किया वो काफी अरसे बाद तक कब्जा माफिया बने रहे। वो पटवारियों को अपने साथ मिलाते और किसी भी जगह पर कब्जा कर लेते। आजादी के वक्त लूट मार के ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जहां अगर कोई औरत अपने हाथ से जेवर उतार के ना देती तो उनके हाथ काट दिए जाते और इसके साथ साथ अगर कोई लोकल किसी हिजरत करने वाले की मदद करता उनको भी जान से मार दिया जाता। सियालकोट के अंदर एक लंबरदार खुशी मोहम्मद जाट और उसकी बीवी को जिंदा जला दिया गया जब उन्होंने एक सिख फैमिली को फरार करवाने में मदद की। जिस तरह यूरोप के अंदर यहूदियों के खिलाफ अक्सर सिर्फ इस वजह से मुजालिम होते थे कि वो माली लिहाज से ईसाइयों से ज्यादा
ज्यादा आगे थे। इसी तरह लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा में हिंदूज के अगेंस्ट वैसे ही लूट मार हुई। जेलसी एक मेन फैक्टर था कि उनके मुखालिफ मजहब वाले उनसे आगे कैसे हैं। इस तनाजुर में लाहौर के अंदर मुसलमान दुकानदार हिंदू ताजरों की लूट मार करने लगे। इन किस्सों में से अक्सर की FIR थाना मुजंग लाहौर के रिकॉर्ड में है। जब भी 47 की आजादी की बात आती है, एक और इमेज जो सबके जहन में आती है वो ओवर क्राउडेड ट्रेन्स की भी है। डेली टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक ट्रेन्स के अंदर इतनी कत्लो गारत और लूट मार हुई कि बाज औकात आने वाली ट्रेन्स का ओरिजिनल रंग खून से तब्दील होता। ऐसी ट्रेन्स भी आई जिसमें कोई जिंदा ना बचा हुआ था, कोई जिस्म मुकम्मल ना होता था, किसी के अज़ा मस्क थे तो किसी का जिस्म आधा था और उनके जिस्मों से कपड़े नोच लिए गए थे। लाशें इतनी ज्यादा हो गई थी कि दफन करने के लिए कफन कम पड़ गए थे और अखबारात में लपेट के लोगों को दफन किया जाने लगा। माइग्रेशन के दौरान रोजाना की 3 से 4 ट्रेन इंडिया से लाहौर मुहाजिरीन को लेकर आती थी। इन ट्रेन के स्केड्यूल का ऐलान रेडियो पर किया जाता। इसका ये फायदा तो हुआ कि लोगों तक खबर पहुंच जाती, लेकिन साथ ही लूट मार करने वाले इस स्केड्यूल के मुताबिक लूट मार करने की तैयारी भी कर लेते। एक ट्रेन तो ऐसी भी आई कि जिसमें मर्दों और औरतों की डेड बॉडीज अलग खानों में रखी गई थी। जिस बोगी में औरतों की डेड बॉडीज थी वहां आई विटनेसेस के मुताबिक औरतों की आंखें और चेस्ट को जिस्म से मस करके कोनों में ढेर लगाए हुए थे, कोई भी जिस्म साबित ना था। अब तकसीम के बाद रेलवे ऑपरेशंस भी बहुत बड़ा चैलेंज था। रेलवे स्टाफ में हिंदू मुस्लिम साथ साथ काम करते थे। रेलवे की वर्कशॉप कुछ पाकिस्तान के एरिया में थी, कुछ इंडिया के। रेलवे के रूट दोनों ममालिक के दरमियान बिछे हुए थे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज रेलवे पर मुनहसिर थी उनको काफी नुकसान पहुंचा। खाम माल को ट्रांसपोर्ट करने का मेन जरिया ट्रेन ही थी। दोस्तों, हम 47 में अंग्रेज से आजाद और इंडिया से अलहदा हुए थे। हमने अलहदा वतन इंडिया की सबसे बड़ी अकलियत के तहफ्फुज़ के लिए बनाया, लेकिन आज हमारे यहाँ अकलियतों के हकूक की पामाली की जाती है। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा कि अगर हमें अमन और स्टेबिलिटी लाना है तो एक दूसरे के खिलाफ एक्सट्रीम सोच को रद्द करना होगा, क्योंकि यही एक्सट्रीम सोच थी जिसकी वजह से 47 की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम तकसीम हमें कमजोर करने के लिए की थी। वैसे ही आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मजहबी जज्बात को उभार कर अवाम को एज ए टूल यूज करती हैं, जिसमें नुकसान एज ए मुआशरा हम सब का हो रहा है। हकीकी आज़ादी उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक हम एक दूसरे के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिला किसी नस्ल मजहब की तफरीक के करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।